नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम RPSC सेकेंड ग्रेड TGT सोशल साइंस की ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमारे हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो गई है और आज हम उसी में थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। पहला वीडियो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता। सेकेंड वीडियो हमारा वैदिक काल, द वैदिक एज। नाउ तीसरा वीडियो हिस्ट्री की सीरीज में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का अगर अपन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या ऐतिहासिक संदर्भ और कोज, व्हाट आर द कोजेस फॉर राइज ऑफ न्यू रिलीजियस ऑर्डर, ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो बढ़े थे, इसका रीजंस क्या थे। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ये क्यों बढ़े थे। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के बाद में ऐसा क्या सडनली हो गया था कि जिससे बुद्धिज्म जैनिज्म इतना राइज किया। सिक्स्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी काफ़ी क्रिटिकल थी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस टाइम पे न्यू स्टेट्स, नया अर्बनाइजेशंस और आयरन का यूज़, कॉइनेज का यूज़ और न्यू दार्शनिक डिबेट बढ़ गई थी। इस एरा में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म है जो दो मोस्ट पावरफुल रिलीजियस रिफॉर्म थे, मोस्ट पावरफुल रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे इस टाइम पे। इस टाइम पे 62 अदर सेक्ट भी इमर्ज हुए थे, लेकिन ये जो सेक्ट थे 62, ये नास्तिक स्कूल थे। ये वेद की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, उसको नहीं मानते थे। ठीक है। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्यों इतने राइज हुए, उसका पहला कारण था रिलीजियस और सोशल रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के अगेंस्ट में ये रिलीजन खड़े हुए थे। इसमें पहला था क्षत्रिय क्षत्रिय चुनौती, क्षत्रिय चैलेंज। बोथ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय क्लैन से आते हैं, वॉरियर क्लैन से। और इन दोनों ने ही जो ब्राह्मण है, उनका जो रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन था, बेसिकली कर्मकांडीय प्रभुत्व जो था, प्रेस्टीज और प्रिविलेज, इनके विशेषाधिकार जो ब्राह्मण्स ने क्लेम किए थे, उसको चैलेंज किया था। और क्षत्रिय ने, जो ब्राह्मण्स ने एक्सक्लूसिव राइट लिया हुआ था कि वो ही आश्रम में एंटर कर सकते हैं, उसको भी चैलेंज किया। तो पहला रीजन ये था, क्षत्रिय चैलेंज हुआ था। सेकंड, कॉम्प्लेक्स रिचुअलिज्म। इस टाइम पे जो रिचुअल्स थे वो काफी जटिल हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते। इसमें जो यज्ञ होता था या बलिदान दिए जाते वो काफी महंगे थे, जो कि कॉमन पॉपुलेशन के लिए इनएक्सेसिबल हो गए थे। उनके लिए सुगम्य अगम्य थे, बेसिकली सुगम्य नहीं थे। और जो ये न्यू मूवमेंट आया था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, इन्होंने इस चीज को सिंपल कर दिया था, इथिकल कर दिया था। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये सिंपल मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ये बुद्धिज्म जैनिज्म ने बताया। तीसरा, फिलोसॉफिकल एक्सेसिबिलिटी, दार्शनिक सुगमता। जो उपनिषद आए थे, उन्होंने बलिदानों का ऑल्टरनेटिव दिया था, बट वो भी बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल थे। ये फिलोसॉफी जो कॉमन पॉपुलेशन को कम समझ आती थी, उनको ज्ञान कम समझ में आता था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल वे टू साले मोक्ष का
बहुत ही नैतिक मार्ग प्रदान किया था। नैतिक मार्ग प्रदान किया था। चौथा, लो स्टेटस और लोअर ऑर्डर। जो लोअर ऑर्डर थे, शूद्र थे, उनका निम्न वर्ग ही रखा गया था, निम्न स्थिति थी उनकी। तो शूद्र व रेस्ट्रिक्टेड, उनका रेस्ट्रिक्शन था कि वो ऊपर वाले तीन जो हायर वर्ण हैं उनकी उनकी ही सेवा करेंगे। इसके साथ ही वुमेन्स को रोका गया था वैदिक स्टडीज से। लेकिन बुद्धिज्म ने इन जनरल सोशल इक्वलिटी एंड डिग्निटी प्रोवाइड की थी, इरेस्पेक्टिव का, सामाजिक समानता प्रोवाइड की थी, चाहे आपकी कास्ट कोई भी हो। इससे ये पहला जो मेजर रीजन था वो था ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ। दूसरा जो मेजर फैक्टर था वो था सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मर्चेंट और फार्मर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक सामाजिक आर्थिक कारण थे। सामाजिक और आर्थिक कारण थे। सामाजिक आर्थिक कारण भी थे। पहला तो था इस वैश्य क्लास का राइज हो गया था, क्योंकि बहुत सारी सिटीज आ गई थी, ट्रेड होने लग गया था, सेकंड अर्बनाइजेशन आ गया तो ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे वैश्य की पोस्ट प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई थी। ट्रेडर, मर्चेंट, उनको सेठ सेठ भी कहा जाता था, वो बढ़ गया था। उनकी इकोनॉमिक पावर तो बढ़ गई थी, बट वो एक ऐसा रिलीजन चाह रहे थे जिससे उनका सोशल, सामाजिक स्तर भी बढ़े, क्योंकि वैश्य ब्राह्मणिकल वर्ण स्ट्रक्चर में वैश्य थर्ड नंबर पे थे। थर्ड नंबर थे, तो वो चाहते थे कि उनका राइज हो, उनको सोशल स्टेटस में भी राइज हो। सेकंड, ट्रेड का प्रमोशन हो गया। न्यू रिलीजियस जो था वो मर्चेंट को, जो व्यापारी थे, उनको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो अहिंसा सिखाता था, नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस। जिससे क्या हो गया कि बहुत सारे किंगडम के बीच वार कम हो गया। वार कम हो गया तो उनमें व्यापार को बढ़ावा मिला, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिला। और जो ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स थी, ब्राह्मण्स की जो बुक्स थी, धर्मसूत्र थे, वो मनी को ब्याज पे देने को मना करते थे। इससे क्या होता था कि वैश्य जो है वो मनी लेंडिंग का बिजनेस जो करते थे वो कर नहीं पाते थे। थर्ड रीजन क्या था? केटल का प्रिजर्वेशन। अब क्या हो गया था कि नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ गई थी, उसमें केटल की बहुत जरूरत थी। अगर आपको खेती करनी है तो केटल की जरूरत होती। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, लार्ज स्केल एनिमल सेक्रीफाइस, उस टाइम बलि चढ़ाई जाती थी। किसकी? एनिमल्स की। तो इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोग्रेस रुक गई थी। तो बुद्धिज्म में जो अहिंसा और जैनिज्म इसलिए ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि इससे इकोनॉमिकली बेनिफिट था कि लोग अहिंसा के सिद्धांत पे चलेंगे तो वो कैटल का बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, तो जो कि खेती में यूज किया जा सकता है। इससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ेगी। चौथा क्या था? एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। बुद्धिज्म जैनिज्म ने जो अपनी लैंग्वेज है वो कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज थी उसी में डिलीवरी की। वो थी पाली और प्राकृत। उन्होंने अपने जो टीचिंग थी वो पाली और प्राकृत में ही समझाई, तो शिक्षा दी। इससे क्या हो गया कि कॉमन लोगों तक उनकी टीचिंग्स पहुंची। और ब्राह्मण अभी भी संस्कृत यूज कर रहे थे, जो कि लोअर क्लास को समझने में काफी दिक्कत आती थी। अब हम आते हैं जैनिज्म पर। ये तो हो गए थे हमारे सारे कारण कि बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों इतना राइज किया था लेटर वैदिक पीरियड के बाद में। अब आते हैं जैनिज्म पे, वर्धमान महावीर और उनके सिद्धांत।
जैन सिद्धांत जो है वो बुद्ध से पुराने माने जाते हैं, ओल्डर हैं, उससे ओल्डर है। जैनिज्म में सबसे पहले अपन देख सकते हैं तीर्थंकर एंड महावीर। जिन, जिन मीन्स विक्टर, विजेता, विजेता विक्टर, जिसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है। और तीर्थंकर का मतलब होता है फोर्ड बिल्डर, घाट निर्माता, जो कि लोगों की लोगों को दुख के ओशन ऑफ सफरिंग, मतलब दुख के सागर से निकालता है। वो हो गया तीर्थंकर। लीनियज की बात करें, इनके वंश की बात करें जैनिज्म में, तो इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। उसमें ऋषभ देव जो थे, आदिनाथ, वो फर्स्ट तीर्थंकर थे। इनको सिंबलाइज किया जाता है बुल से, पेल से सिंह, और इनका वर्णन यजुर्वेद में भी अपन को मिलता है। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, बनारस में रहते थे, और इन्होंने पहले 4 जैनिज्म के प्रिंसिपल लिखे थे। ये 23rd तीर्थंकर थे, और 24th तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। तो महावीर से पहले जो भी टीचिंग्स थी उनको पूर्व बोला जाता था, पूर्व। अब आए 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, ये 24th तीर्थंकर थे। ये बुद्ध के कंटेम्परेरी थे, बुद्ध के समय में यही थे, दोनों कंटेम्परेरी थे। और इनको रिफॉर्मर माना जाता है, फाउंडर नहीं। ठीक है। अब इनकी लाइफ की बात करें तो ये 599 बिफोर क्रिस्ट हुए थे, ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। एट कुंडाग्राम में हुए थे, नियर वैशाली, वैशाली के पास कुंडाग्राम में हुए थे। ये विदेह की कैपिटल थी। ये क्षत्रिय क्लैन में हुए थे, क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्री क्लैन के थे, जो चीफ थे यात्री क्लैन के। तो इनकी मदर का नाम त्रिशला था, त्रिशला था, जो कि सिस्टर थी लिच्छवी चीफ जो था चेतक, उनकी सिस्टर थी। वर्धमान महावीर का जो शादी हुई वो यशोदा से हुई थी, और इनकी एक डॉटर थी जिनका नाम अनोजजा और प्रियदर्शना था। अनोजजा या प्रियदर्शना था। अब इनको एनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान प्राप्ति कब हुई, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, इनको केवल्य, केवल्य परफेक्ट नॉलेज और जो प्राप्त हुआ वो 13 साल घूमने के बाद, एट द एज ऑफ 42 की एज में मिला। आउटसाइड कहाँ पे मिला, जरम्भिक ग्राम, जरम्भिक ग्राम, ये याद कर लीजिएगा। ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर पे, विजुपालिका, रिजुपालिका रिवर पे हुआ, विजुपालिका रिवर पे। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं एपिथेट एंड सरमन्स। एपिथेट मतलब उपाधियां, और सरमन्स उपदेश। एपिथेट और सरमन। महावीर के एपिथेट इंक्लूड करते हैं जितेंद्रिय, वन वू कॉन्कर्ड द हिज सेंसेस, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। निग्रंथ, जो हर चीज से मुक्त हो गया, आलबन निग्रंथ। महावीर के जो उपाधियां थी वो थी जितेंद्रिय और निग्रंथ, ये दो उपाधि उनको दी गई थी। और उनका जो पहला सरमन था, उपदेश जो हुआ था, वो हुआ था पावा में। और ही इज एसोसिएटेड सिंबल इज लाइन, शेयर इनका सिंबल था। याद कर लीजिएगा, शेयर इनका सिंबल था।
अब इनकी डेथ कैसे हुई? इनमें सिद्धि जो मिली वो 72 की एज में मिली, 527 बिफोर ईसा, एट पावापुरी नियर राजगीर पटना, पावापुरी में इनका निधन हुआ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनकी टीचिंग्स क्या थी भाई, इन्होंने क्या मुख्य शिक्षाएं दी थी। फिलोसफी इनका, दर्शन शास्त्र क्या था। इन्होंने थ्री ज्वेल्स, रत्न दिए थे। ये कह रहे हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है इस संसार से तो तीन ज्वेल इन त्रिरत्न के मीडियम से किया जा सकता है। पहला राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। राइट फेथ मीन्स महावीर ने जो टीचिंग्स दी है, जो शिक्षाएं दी है, उस पर भरोसा करना। राइट नॉलेज मतलब एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए अपने ब्रह्मांड का, और वो किससे मिलता है? 5 सब्सटेंस और 9 ट्रूथ से। तो ये तीन इनके ज्वेल थे जो हर बार पूछे जाते हैं मोस्टली। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, अब इनके 5 ग्रेट वाव्स क्या थी? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत इनके क्या थे? इन पंच महाव्रतों से मॉन्क्स जो थे, वो जो नन थी, उनका प्यूरिफिकेशन होता था। 5 महाव्रत क्या था? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, सच्चाई बोलनी, अस्तेय, जो चर्चाकारी नहीं करनी है, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, संयम होना चाहिए। तो फिफ्थ डॉक्ट्राइन है ब्रह्मचर्य, ये महावीर द्वारा ऐड किया गया था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और जो गृहस्थ है वो अणुव्रत, स्मॉल, आंशिक, आंशिक वाव फॉलो करते हैं, जो जो घर पे रहते हैं वो। तीसरी इनकी टीचिंग थी अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये जैनिज्म का मेन सिद्धांत, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। ये नॉन वायलेंस सबसे सुप्रीम रिलीजन। जैनिज्म बिलीव करता है कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, एंटायर वर्ल्ड ही चेतन है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, उसमें सोल है, जीव है, चाहे वो चट्टान हो, रॉक हो, स्टोन हो, वाटर हो, सब में जीव है। ठीक है, अगली टीचिंग इनकी थी कर्म और मोक्ष। अगर बात करें कर्म और मोक्ष, कर्म को, कर्म इज viewed एज ए मटेरियल पार्टिकल दैट ऑब्सक्योर द सोल। कर्म को भौतिक कणों के रूप में समझा जाता था, जो कि क्या है, आत्मा को अस्पष्ट कर देती थी, आत्मा को। और जो साइकिल है रीबर्थ का, वो कर्म से ही होता था। ठीक है, कर्मों के द्वारा ही रीबर्थ होता था, कि आपका रीबर्थ होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, वो सब कर्म से डिसाइड होता था। और अगर ये कर्म को खत्म करना है तो ये खत्म हो सकता था एस्टेसिज्म और पेनेंस है, मतलब तपस्या और प्रायश्चित आप करोगे तो आपके अगर बुरे कर्म भी हैं तो वो भी ठीक किए जा सकते थे। तो इसके लिए तपस्या और प्रायश्चित करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस, मठवासी होना, अस्तित्व का होना जरूरी कंडीशन थी। एक और मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी जैनिज्म में संलेखना, संलेखना या संथारा, संथारा एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ है। वो फास्ट टिल डेथ और मेडिटेशन या फास्ट टिल डेथ तक आप करते हैं तो उसको संथारा बोलते हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ है।
कुछ फिलोसॉफिकल टर्म्स भी कर्म से रिलेटेड कर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। आश्रव, इनफ्लो ऑफ मटेरियल कर्म, संवर, संवर स्टॉपेज ऑफ कर्म का जो इनफ्लेक्स है उसको रोकना, और निर्जरा, निर्जरा श्रेडिंग ऑफ एक जो कर्म जो किए हैं उनका श्रेडिंग, आत्मा से संचित कर्मों को, आत्मा से संचित कर्मों को, कर्मों को बहाना, हो गया निर्जरा। ठीक है, ये तीन टर्म्स है कर्मा से रिलेटेड। और आगे चलें तो गॉड और रियलिटी, अगले अगले इनकी जो थी टीचिंग उसमें गॉड और रियलिटी, ईश्वर और रियलिटी वास्तविकता। जैनिज्म जो है, जो वो नॉन थियस्टिक है, वो गैर आस्तिक है, गैर आस्तिक है। ये पर्सनल गॉड और एक क्रिएटर गॉड को, कि ऐसा कोई क्रिएटर गॉड है उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करते हैं गॉड होते हैं, भगवान ईश्वर होता है, बट ईश्वर जिन से नीचे है, जिन से नीचे रखते हैं। तो वर्ड जो है वो इटर्नल है, शाश्वत है, इसकी कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। और ये जो क्रिएट और मेंटेन किया जाता है ये यूनिवर्सल लॉ के द्वारा मेंटेन किया जाता है, सार्वभौमिक कानून है, उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जैन फिलोसॉफी क्या है रिलेटिविटी की? अन, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ मैनिफोल्ड रियलिटी। जो वास्तविकता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट है, कई सारे पर्सपेक्टिव, कई सारे विचार हो सकते हैं, कि कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। और स्यादवाद, रिलेटिविटी की थ्योरी में दूसरा है स्यादवाद। ये स्यादवाद क्या बताता है कि अगर हम प्रोनाउंसमेंट करते हैं रियलिटी की, ये केवल एक सिंगल पार्शियल और एक्सट्रीम व्यू है। तो अगर हम बोलें कि इसलिए अगर कोई वास्तविकता है तो वो ऐसी है, एक हमने कंडीशन लगा दी ये ऐसी है, फिक्स कर दिया, तो ये चीज पार्शियली ही ट्रू है, कंडीशनल है, मे भी है। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करता है कि मैनी फोल्ड रियलिटी में बिलीव करता है। स्यादवाद को और भी सप्तभंगी न्यायवाद ही जाना जाता है। ठीक है, सप्तभंगी, सप्त सप्तभंगी न्यायवाद, न्यायवाद। ठीक है, तो ये जैन फिलोसॉफी है रिलेटिविटी की। जैन की क्या फिलोसॉफी है? और वर्ण सिस्टम और ऑक्यूपेशन। जैनिज्म ने वर्ण सिस्टम को कंडम नहीं किया था, मतलब उसको क्रिटिसाइज नहीं किया था। बर्थ जो होता है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल होता है, पुराने जो कर्म है उसी का फल होता है। तो पुराने जन्म में कुछ पाप किया आपने या पुण्य किए हैं, उसी का रीबर्थ होता है। जैनिज्म ने युद्ध नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड, युद्ध को रोका, हंटिंग, एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें लिविंग बींग्स का किलिंग होती है, मतलब जिनमें आत्मा है उनको मारा जाता है, इसलिए ये तीनों चीज को रोकते थे। जैन जो है वो मेनली इसीलिए ट्रेड और मर्केंटाइल व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वार, एग्रीकल्चर, हंटिंग, शिकार इन सबको मना करते हैं। तो ये थी आपके पास जैनिज्म की अपनी जो टीचिंग्स है, ये 7 पॉइंट्स में हमने कवर किए जैनिज्म की मेन मेन टीचिंग्स। इनमें से आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है।
जैन्स की टीचिंग पे मिनिमम एक क्वेश्चन बनता ही है। बुद्धिज्म जैनिज्म में जैन्स टीचिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के लिटरेचर, काउंसिल और सेक्ट को। लिटरेचर में साहित्य परिषदें जो भी काउंसिल हुई थी जैन धर्म की स्थापना के लिए, और संप्रदाय, सेक्ट्स मतलब संप्रदाय। ठीक है। लिटरेचर, तो पहले बात करते हैं लिटरेचर साहित्य की। जो जैन धर्म की जो सेक्रेड बुक्स हैं, जो सारे बुक्स हैं, वो कलेक्टिवली नोन एज, वो कलेक्टिवली सिद्धांत या आगम के नाम से, आगम के नाम, सिद्धांत या आगम के नाम से जाने जाती है, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है। अंग और उपांग है दोनों, 12 12 है। ठीक है। अब इन लिटरेचर्स की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज, जो अर्ली टेक्स्ट थे वो अर्ध मगधी में थे। अर्ध मगधी, ये एक ईस्टर्न प्राकृत डायलेक्ट था, और ये लैंग्वेज थी, कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। कॉमन लोगों की लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी, इसीलिए ये जैन धर्म स्टार्टिंग में ग्रो हुआ था। और ये जो लैंग्वेज चॉइस है, इसी ने रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा भी दिया। जैसे शौर सैनी, शौर सैनी जो लैंग्वेज थी, ये मराठी के एंसेस्टर है, शौर सैनी। ओके। संस्कृत जो हुई वो बाद में जो बुक्स बनी, लेटर ऑन जो बुक्स हुई, उनमें संस्कृत यूज की गई है। स्टार्टिंग की जो बुक्स थी उसमें अर्धमगधी और प्राकृत भाषा का एक डायलेक्ट है, उसी को यूज किया गया था। और नॉन आगम जो लिटरेचर था वो कई लैंग्वेजेस में था। इसमें अपभ्रंश हो गई, ओल्ड मराठी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, जर्मन हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस में था। अब अगर इनके की टेक्स्ट की बात करें, तो की टेक्स्ट कौन कौन से थे लिटरेचर में? तो कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु का था, और ये डील करता था तीर्थंकर की जो जीवनी है उसके, डील से तीर्थंकर बायोग्राफी, तीर्थंकर जितने भी थे उनके जीवनी जो है उसके बारे में बताता है। जो दूसरा की टेक्स्ट था वो था परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन ये किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था। ठीक है। और जो तीसरी बुक्स थी वो थी त्रिषष्टि लक्षण। त्रिषष्टि लक्षण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ये किसने लिखा है? ये जिनसेन और गुणभद्र ने। ये जिनसेन या गुणभद्र ने। ये आप याद कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जैन समाज के जो लिटरेचर थे उसमें जो की टेक्स्ट थे वो ये थे। अब बात कर लेते हैं जैन काउंसिल की। जैन काउंसिल जो भी परिषदें हुई थी उनमें बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन परिषद जो हुई वो, तो फर्स्ट जैन परिषद हुई वो 300 बीसी में हुई, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसने किसने चेयर किया था? स्थूल भाव ने। स्थूल भाव ने इसको चेयर किया था। और किसके पेट्रोनेज में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका आउटकम क्या निकला? ये 12 जो अंग थे, अपन ने जो अभी ऊपर डिस्कस किए, 12 जो अंग थे, 12 अंग, ये जो 12 अंग थे, ये 12 अंग का जो कंपाइलेशन है वो यहीं पे हुआ था, फर्स्ट वाले। ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल में इसका कंपाइलेशन हुआ था। अब बात करते हैं सेकंड जैन काउंसिल की। सेकंड जैन काउंसिल 512 एडी में हुआ, और ये वल्लभी गुजरात में हुआ। और ये चेयर किसने किया था? देवर्धि गणी ने। देवर्धि गणी ने। देवर्धि, आउटकम क्या हुआ? इसमें फाइनल कंपाइलेशन कर दिया 12 अंग का और 12 उपांग का। अंग और उपांग का फाइनल कंपाइलेशन हो गया। तो फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड काउंसिल आप याद कर सकते हैं। इसका सेक्ट, संप्रदाय, जेन्स जो है वो डिवाइडेड थे टू मेजर सेक्ट्स में। दो संप्रदाय थे, और ये हुए थे अराउंड थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा में, थर्ड सेंचुरी में हुआ था। और ये
किसकी वजह से हुआ? क्योंकि 12 साल का फेमीन पड़ा था मगध में, अकाल आ गया था 12 साल का। इसलिए यहाँ पे दो सेक्ट हो गए थे। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो है वो नेकेड रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, वो क्लोथ्स को पोजेशन मानते हैं, इसलिए उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये है भद्रभाव उदाहरण लेट। ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि वुमन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, वुमन को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसमें दिगंबर में भी बहुत सारे सब सेक्ट हैं, संप्रदाय के भी उप संप्रदाय हैं। वो है उसमें मूल संघ, बीसा संघ, तेरा पंथ, बीसा पंथ, तेरा पंथ, तारन पंथ, के बाद में समाई पंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ। ये सारे आप देखेंगे 7 सब सेक्ट भी हैं इसके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मूल संघ, बीसा पंथ, तेरा पंथ, तारन पंथ, समाई पंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ। ठीक है। दूसरा जो सेक्ट था वो था श्वेतांबर। ठीक है। श्वेतांबर था, ये वाइट क्लेड, ये वाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है। ये स्थल भाव ने लेड किया था, या स्थूल भाव, कई स्थूल भाव बोलते हैं, कई स्थल भाव बोलते हैं। और ये बिलीव करते हैं मेन और वुमन दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये कंसिडर भी करते हैं कि मल्लिनाथ 19th सेंचुरी तीर्थंकर एक वुमन ही थी। ठीक है। और इसके जो सबसेक्ट है वो है मूर्ति पूजका, स्थानकवासी और तेरापंथी। स्थानकवासी और तेरापंथी, ये इसके सबसेक्ट है। अब बात करते हैं जैन धर्म जो स्प्रेड कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और डिक्लाइन कैसे हुआ, ये कम कैसे हुआ था। जैन धर्म जो है वो साउथ और वेस्ट इंडिया में फैला था, क्योंकि वहां पे ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो वीक था। और कर्नाटका में जो स्प्रेड हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ज्यादा स्प्रेड हुआ कर्नाटक में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन एसेटिक बन गए थे भद्रभाव के गाइडेंस में। और जैन धर्म के जो मेजर सेंटर थे वो है मथुरा, कंकाली टीला स्तूप, कंकाली टीला स्तूप, कांची, मदुरई, गिरनार, शिखरजी, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला क्या है? ये साइट है गोमतेश्वर स्टेचू ऑफ बाहुबली, बाहुबली के गोमतेश्वर स्टेचू की जगह है। और बाहुबली कौन था? सन ऑफ ऋषभ देव, ऋषभ देव के सन थे। अब डिक्लाइन क्या हुआ? डिक्लाइन का एक तो ये रिजिडिटी है, जैन धर्म में बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी। और एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, मतलब कोई मटेरियल पोजेशन आप नहीं रख सकते। दूसरा क्या था? लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। रॉयल चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रॉयल पेट्रोनेज कम हो गया था। तो कुछ एजुकेशन भी हुआ था सम हिंदू रूलर्स एंड के, ऐसा बताया गया है। कुछ कुछ राइटर ये भी मानते हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। जैन आर्किटेक्चर में जो मेन टर्म इंक्लूड की जाती है वो है मन स्तंभ। मन स्तंभ, मन स्तंभ क्या होता है? एक ऑर्नामेंटल पिलर होता है, आभूषित पिलर होता है जिसमें एक तीर्थंकर की इमेज होती है। दूसरी टर्म यूज की जाती है बसदियाँ। बसदियाँ ये जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है। और मठ, मैं जैन माना मठ और टेम्पल्स, ये फाउंड होते हैं स्पेशली इन कर्नाटका। अगर की साइट्स इंक्लूड करें कि जैन धर्म की जो मेन आर्किटेक्चरल साइट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? दिलवाड़ा टेम्पल हो गया माउंट आबू में, गिरनार हो गया, पलितना हो गया, मुक्तागिरी टेम्पल हो गए, बहुत सारी कई वो गुफा है, जैसे एलोरा हो गया, उदयगिरी, खंडगिरी हो गया। तो ये जैन धर्म का आर्किटेक्चर है। इस तरह ये जैन जैन धर्म का आर्किटेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर।
जिसका नाम है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म गौतम बुद्धा एंड उनके डॉक्ट्रिन, मतलब उनके सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गौतम बुद्धा थी उनकी लाइफ और उनके सिंबल्स जिससे उनको एसोसिएट करते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ 563 बीसी। वो कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, जो कि है नियर कपिलवस्तु नेपाल। कपिलवस्तु नेपाल के पास है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था और ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन के थे। ठीक है, उनके पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम सिद्धोधन था, सिद्धोधन। और माया देवी मदर का नाम था। अब उनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, एनलाइटनमेंट, और कहाँ पे हुई इनका एनलाइटनमेंट जो हुआ वो उरुवेला बोध गया। और ये कौन सी नदी के रिवर बैंक पे हुआ? निरंजना। निरंजना, निरंजना रिवर पे हुआ। उनके अगर गुरु की बात करें तो उनके गुरु कौन थे? अलारकामा, अलारकामा एंड उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र ये उनके गुरु थे। और अगर फर्स्ट सरमन की बात करें, उन्होंने पहला उपदेश, उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। और वहां पे उनका फर्स्ट डिसाइपल भी था महाकश्यप। वो भी वहीं पे मिला था उनको। तो उनका जो फर्स्ट डिसाइपल था वो भी महाकश्यप था। अब उनकी डेथ कब हुई? 480 बीसी में हुई। और डेथ को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध के जो जीवन काल है उसको बहुत सारे सिंबल से दर्शाया गया है। उनके बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे प्रतीकों से दर्शाया, बहुत सारे सिंबल्स को दर्शाया गया है। तो इसमें मेन इवेंट जो लाइफ के देखें तो पहला है व्हाइट एलिफेंट, श्वेत हाथी। इसको कंसेप्शन, मतलब गर्भाधान या अवक्रांति। सेकंड था लोटस और बुल, कमल और बेल, ये जन्म या जाति से है। हॉर्स, ये ग्रेट रिनंसिएशन। हॉर्स को एसोसिएट किया जाता है महान त्याग, या इसको महाभिनिष्क्रमण भी बोलते हैं। फिर आ जाता है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। उसको ज्ञान प्राप्ति या एनलाइटनमेंट, निर्वाण, निर्वाण या संबोधि, संबोधि के नाम से भी जानते हैं। फिर है व्हील। व्हील जानते हैं, पहला जो सरमन दिया था या धर्म चक्र परिवर्तन, उसको व्हील से लिया था। स्तूप, स्तूप मतलब डेथ, और महापरिनिर्वाण, डेथ को स्तूप से दर्शाया गया। तो ये सिंबल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा के जीवन से रिलेटेड जो भी मेन इवेंट्स है उनको कौन कौन से सिंबल से दर्शाया गया था। आइए अब चलते हैं, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, दर्शन क्या था। मुख्य शिक्षाएं, शिक्षाएं एवं दर्शन, ये भी देख लेते हैं बौद्ध धर्म के क्या क्या थे। गौतम बुद्ध का जो मेन फोकस था वो था कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई। ठीक है। और दुख का कारण क्या है? लोगों की इच्छाएं, डिजायर, तृष्णा, इसकी वजह से लोगों को दुख होता है। तो बुद्ध का जो मेन फोकस था इसको दूर करने के लिए था। और इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे, आत्मा, ब्रह्मा, इन सब पे कोई बात नहीं। द फोर नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य या अरिया सच्चानी, अरिया सच्चानी। और अगर दुखों को कम करना है तो उसके चार नोबल सत्य। द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दुख, दुख कैसे हो रहा है। द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, उसका कारण क्या है, डिजायर हो गई, तृष्णा हो गई। ट्रुथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग,
सफरिंग का जो है उसके निवारण का सत्य, निरोध। और द ट्रुथ ऑफ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सर्कल, जो दुख है वो जो खत्म होता है उसका मार्ग। ठीक है, ये चार नोबल ट्रुथ हैं, चार आर्य सत्य हैं। फिर है एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, ये भी बताया गया है। अगर ह्यूमन की जो मिजरी है, जो दुख दर्द है, उसको अगर हटाना है तो उसके लिए एट फोल्ड पाथ दिया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिडल पाथ, मध्य का, जो एडवोकेट करता है मॉडरेशन। अवॉइड करना है आपको एक्सट्रीम इंडल्जेंस, भोग और सीवर एस्टिसिज्म, बहुत ज्यादा तपस्या और भोग के बीच का मार्ग है, वो एक मिडल पाथ। ठीक है, मिडल पाथ। अब अगर अपन बात कर लेते हैं अल्टीमेट गोल क्या है। बुद्धिज्म की जो भी शिक्षाएं हैं, मुख्य शिक्षाएं हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? निब्बाण और निर्वाण। ठीक है, ये अल्टीमेट गोल है। और वो कैसे अचीव होता है निब्बाण और निर्वाण? एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, कोई भी अटैचमेंट है, ग्रीड है, लालच है, हेट्रेड है, ईर्ष्या है, इग्नोरेंस है और ईगो है, ये सब छोड़ने पड़ते हैं। ये अल्टीमेट गोल है, तो निब्बाण निर्वाण मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन ज्वेल्स हैं, थ्री ज्वेल्स, तीन रत्न बुद्धिज्म के। अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो ये तीन ज्वेल आपको फॉलो, तीन रत्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तीन रत्न कौन सा हो गया? बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध का क्या हो गया कि भाई बुद्ध की जो टीचिंग्स है तो उनको मानना, और बुद्धा के एग्जिस्टेंस को मानना, उसको एक्नॉलेज करना। दूसरा हो गया धम्म, जो उन्होंने शिक्षाएं दी और जो लिबरेशन का पाथ बताया वो आपको फॉलो करना, वो हो गया धम्म। और संघ, जो मोनेस्टिक थे, उनके जो मठ थे, उसको वहाँ पे फेलो जो उनके साथ में जो रहते हैं, कम्युनिटी है बुद्धिज्म की, उसको उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता लेना। ये तीन ज्वेल्स हैं। अब बात कर लेते हैं गॉड और सोल की, ईश्वर में। तो बुद्धिज्म ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, और ये जो आत्मा है उसको भी रिजेक्ट करता है, उसको भी नहीं मानता है, आत्मा और ईश्वर दोनों में नहीं मानता है, ये इसको मिथ मानता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म और रीबर्थ की। तो कर्म और रीबर्थ, जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपका आगे रीबर्थ होगा या नहीं होगा, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। तो संसार के रीबर्थ पे, कर्मा पे बिलीव करता है। आप जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से आपका रीबर्थ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आचार संहिता क्या, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इनका? पंचशील, पंचशील इनका, पंचशील, पांच इनके नियम है, वो सभी को फॉलो करने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं। उसमें पहला हो गया वायलेंस नहीं करनी है, हिंसा, अहिंसा फॉलो करें, वायलेंस, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेट, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, और नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट और एडल्ट्री, यौन दुराचार और व्यभिचार नहीं करना है। ठीक है, ये पांच है, ये पंचशील के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर बुद्धिज्म की रूट्स देखें तो वो वेदांत, सांख्य दर्शन और उपनिषद से ही आती है। ठीक है, संघ का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो सोशल व्यू क्या था, सामाजिक दृष्टिकोण में क्या था? बुद्ध धर्म क्या था? लिबरल था। बौद्ध धर्म, बौद्ध
धर्म काफी लिबरल था एज कंपेयर टू ब्राह्मणिज्म। और इसने ब्राह्मण के वर्ण सिस्टम को भी अटैक किया। और बुद्धा ने असर्ट किया कि मॉन्क्स फ्रॉम आल चारों वर्ण के लोग इस पे ज्वाइन करने के बाद एक जैसे हो जाते हैं। उनको समानता दी। ठीक है। अब बात करते हैं, इंक्लूसिविटी थी इसमें। तो संघ था, जो मठ था, उसमें चाहे आपकी कोई भी जाति हो, कास्ट हो, वुमन हो, शूद्र हो, कोई हो, सबको एडमिट किया जाता था। और मॉन्क्स को परिवाचक या श्रमण बोला जाता था। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन थे कि जो उस टाइम की स्थिति थी उसको देखते हुए जो भी स्लेव थे या डेटर जिनके पास थे, वो ज्वाइन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अपना ऋण चुका नहीं देते या फ्री नहीं हो जाते, तब तक वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। और जो सोल्जर्स थे उनको किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी वो ज्वाइन कर सकते थे। इसमें बौद्ध धर्म में तर्कवाद को बढ़ावा दिया गया था। बुद्धिज्म ने एनकरेज किया था कि आप आर्ग्यू करें, चीज़ों को जो जज करना है वो उसके मेरिट के बेस पे करें, इसलिए वो रेशनलिज्म को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था कि अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो मेरिट के बेस पे लें। तो रेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। हाँ। अब बात कर लेते हैं बुद्धिज्म के जो लिटरेचर थे, साहित्य, काउंसिल, परिषद और स्कूल। कौन कौन से स्कूल थे? मत। लिटरेचर को जो है वो कैनोनिकल लिटरेचर और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, उसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं। कैनोनिकल मतलब मेन जो टेक्स्ट था, मेन जो सिद्धांत थे उनके, बुद्धा के जो मेन सिद्धांत थे, टीचिंग्स थी, उनको कैनोनिकल में अपन डिवाइड किया। वो कंपाइल हुए थे किसमें? पाली लैंग्वेज में थे। पाली लैंग्वेज में थे, पाली भाषा में थे। अब इसमें त्रिपटक है। त्रिपटक में इंक्लूड अपन कर सकते हैं, तीन पटक थी। बस सूत पिटक, अगर इसकी बात करें, सूत पिटक में बुद्धा की जो मेन शिक्षाएं थी, प्रवचन थे, टीचिंग्स थी, वो इसमें इंक्लूड है। और सूत पिटक में जातक है, मतलब स्टोरीज हैं जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज दी गई है। और सूत पिटक पांच कलेक्शंस में, निकाय, पांच निकाय बनाए हुए हैं उसके, उसमें वो डिवाइडेड है। ये पांचों निकाय कौन से हैं? दीघ निकाय, दिग् निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, खुद्दक निकाय। ये पांच निकाय हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं विनय पिटका की। विनय पिटक, ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे मोनेस्टिक ऑर्डर के, जो अपना मठ था उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें पतिमुख, पतिमुख है, जिसमें पतिमुख में क्या है, 64 टाइप्स के क्राइम्स दिए हुए हैं। तो जो मठ बनाया हुआ था उसमें क्या क्या आपको करना है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, और उसमें कुछ आप करेंगे तो वो क्या चीज़ क्राइम मानी जाएगी, तो 64 टाइप्स के क्राइम दिए हुए थे। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक है वो दार्शनिक है, और सिस्टमाइजेशन ऑफ डेट, जो इनकी शिक्षाएं थी उसको सिस्टमेटिक बना दिया, ये फिलोसफी दार्शनिक थी। तो ये तीन टाइप की पिटक है। अब अपन बात कर लेते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, गैर सिद्धांत ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, उसमें अगर अपन, सबसे इम्पोर्टेंट है मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा, ये डायलॉग है नागसेन, मॉन्क नागसेन और इंडो ग्रीक एक किंग हुए थे, मिनांडर वन, मिनांडर प्रथम, उनके बीच का जो डायलॉग है वो मिलिंद पन्हा में दिया हुआ है। पाली के क्रॉनिकल्स। ठीक है। फिर है बुद्ध चरिता, ये बायोग्राफी है बुद्ध की बाय अश्वघोष। अश्वघोष संस्कृत में लिखी गई है। और जो जातक फोकलोर थी, जातक कथाएं जो भी थी, उसको सादोक, चाइनीज में सादोक बोलते हैं। ठीक है।
ये हो गया इनका लिटरेचर। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। कौन कौन सी काउंसिल हुई थी? काउंसिल मतलब परिषदें। तो फर्स्ट काउंसिल जो है उसमें सूत पितक और विनय पितक कंपाइल। अब अगर सेकंड काउंसिल की बात करें तो सेकंड काउंसिल में स्प्लिट हुआ था स्थविरवादीन और महासंघिक में। स्त्री स्थविरवादीन कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो एल्डर्स टीचिंग्स में बिलीव करते हैं, उनकी जो शिक्षाएं दी गई थी उसी में आगे बढ़ते हैं। इनका क्या मानना था कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्ध की, और उसी के थ्रू इंडिविजुअल को लिबरेशन मिल सकता है, ये उसमें बिलीव करते थे। और एक था महासंघिक। ये जो नया सेक्ट आया था महायान, उसका प्रीकर्सर था, उससे पहले ये महासंघिक बना था। ये थोड़ा लिबरल था। इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया था और ये डेमोक्रेटिक था। तो ये ये जो डिवीजन हुआ वो किसमें हुआ? सेकंड काउंसिल में। इसके बाद में थर्ड काउंसिल भी हुई थी, वो यहाँ पे मिस हो गई है। थर्ड काउंसिल जो है वो हुई थी सम्राट अशोक के काल में हुई थी। ठीक है। और इसको जो प्रिसाइड किया था वो थे मोगलीपुत्र तिस, उन्होंने प्रिसाइड किया था। और इसका जो मेन गोल था वो था कि जो संघ जो है उसको प्यूरिफाई करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे उस टाइम पे करप्ट मॉन्क्स आ गए थे। तो उसको प्योरीफाई करना, और बहुत सारे मिशनरीज को इंडिया में बाहर बहुत जगह भेजना, ताकि बुद्धिज्म का स्प्रेड किया जा सके। ये थर्ड काउंसिल में हुआ था। अब बात कर लेते हैं फोर्थ काउंसिल की। फोर्थ काउंसिल में महाविभाषा शास्त्र है उसका कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है। और जो लेटर जो सेक्ट बने, संप्रदाय बने बुद्धिज्म के, वो भी इस फोर्थ काउंसिल में हुए थे, जिनको जाना जाता है हीनयान और महायान के नाम से। अब इसमें बात कर लेते हैं हीनयान की। हीनयान जो सेक्ट था, जो उसको लेसर व्हीकल भी बोलते हैं, छोटा वाहन, ये ऑर्थोडॉक्स था, कंजर्वेटिव था। इसने इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पे जोर दिया था, और इंडिविजुअल साल्वेशन पे ही जोर दिया था, मतलब व्यक्तिगत मोक्ष पे। ठीक है, उस पे जोर दिया था। गोल क्या था? अरहत। अरहत क्या होता है? अरहत मतलब पूर्ण मनुष्य, वो बंदा जो कि एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति जिसको हो गई है, वो हो गया पूर्ण मनुष्य। उस पे इसने जोर दिया था। ये पाली लैंग्वेज यूज करते हैं हीनयान, और आइडल वर्शिप को मना करते हैं। इसमें 18 सब स्कूल थी। ठीक है। और इसमें मेन जो दो स्कूल्स थी वो थी सर्वास्तवदीन स्तवदीन सर्वास्तवीदीन। ठीक है। और दूसरी है थेरावादीन, जो कि श्रीलंका में डेवलप हुई, स्पेसिफिकली श्रीलंका में ही हुई थी थेरावादीन। ठीक है। अब दूसरे की अगले की बात कर लेते हैं, महायान। उसको ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं, महान वाहन भी बोलते हैं। महान वाहन, ये लिबरल स्कूल थे। ये ये बुद्धा और बोधिसत्व की डिविनिटी में बिलीव करती थी। ये आइडल और इमेज वर्शिप भी करती थी। और ये लोग मानते थे बोधिसत्व को। बोधिसत्व जो है वो अपना जो मोक्ष है उसको डिले कर देता था बाकी लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए। और इन्होंने संस्कृत का यूज भी किया था। महायान स्कूल्स में अगर बात करें तो इसमें था, दो थे। इसमें माध्यमिक और शून्यवाद। ठीक है। ये फाउंड किया था नागार्जुन ने। और दूसरा था
योगाचार, योगाचार और विज्ञानवाद। ये एसोसिएट था असंग और वसुबंधु से। असंग और वसुबंधु दोनों भाई थे। ठीक है। अगर इसमें सब स्कूल की बात करें तो सब स्कूल में दो थे, चितमात्र, चितमात्र और जैन। जैन जो है वो चाइना और कोरिया में जैन चलता है सब स्कूल। ठीक है? अब बात कर लेते हैं बोधिसत्व की। अब कौन कौन से बोधिसत्व थे जो स्पेसिफिक हैं, जो पॉपुलर थे? वो थे मैत्रेय। मैत्रेय, इसको फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और अजीत बोधिसत्व भी बोलते हैं इनको। अजीत बोधिसत्व। ठीक है। दूसरे हो गए वज्रपाणि। ये पावर को दर्शाते हैं, शक्ति को। और एक थे अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर जो कि दया दिखाते हैं, करुणा, दया, कंपैशन, करुणा है। ठीक है। और एक है मंजूश्री। ये समझ को बढ़ाती है, समझ के सिमुलेटर अंडर समझ, समझ। और ये एक स्वॉर्ड, फ्लेमिंग स्वॉर्ड, तलवार रखती है, तलवार को धारण करती है। तो ये चार थे जो कि मेन बोधिसत्व थे। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। वज्रयान। वज्रयान का क्या था? ये 900 कॉमन एरा में डेवलप हुआ था। और ये महायान बुद्धिज्म का ही एक ऑफ शॉट थी, ये उसी का एक सेक्ट था। बट ये तांत्रिक रिचुअल्स और मैजिकल पावर में बिलीव करता था वज्र। ठीक है, तांत्रिक अनुष्ठान में बिलीव करता था। इनमें बात करें स्कॉलर्स की, तो की स्कॉलर जो थे, मेन थे वो मोगलीपुत्तिस थे। जो कि प्रिसाइड किया था अशोक वाली थर्ड काउंसिल को। अशोक का धमा कैंपेन किया था इन्होंने। और अश्वघोष, जिन्होंने शरीपुत्र प्रकरण लिखा था। फिर बुद्ध घोष, इन्होंने विशुद्धिमग लिखा था। फिर धर्म कीर्ति, ये टीचर थे नालंदा में। इनको कांत ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये थे स्कॉलर्स। अब बात कर लेते हैं ये बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ, फैला, वो उसकी पॉपुलैरिटी मगध, कौशल और कौशाम्बी में हुई। इनको रॉयल पैट्रोनेज मिली। रॉयल पैट्रोनेज, शाही संरक्षण, शाही संरक्षण मिला। किससे? सम्राट अशोक, किंग बिम्बिसार, सम्राट अशोक से मिला। और उन्होंने ग्लोबली भी फैलाया इसको, श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में। अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन के कई सारे कारण थे। 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म कंप्लीटली आउट हो गया था। क्यों? वहाँ एक तो करप्शन बहुत बढ़ गया था। जब मठ थे वहाँ पे बहुत सारे लोग डोनेट करते थे, तो वो काफ़ी डोनेशन आ गए थे, तो लोग वहाँ पे वेल्दी हो गए थे। नालंदा को ही 200 गांवों से रेवेन्यू मिलता था। तो मॉन्क्स से उनको लालच हो गया तो करप्ट हो गए। लैंग्वेज का बैरियर था। लैंग्वेज क्या था? पाली लैंग्वेज इन्होंने यूज की थी। और पहले तो तब तो वो ग्रो हुआ था, पर फिर ये पाली से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए संस्कृत में। तो ये संस्कृत जो थी वो इलीट की लैंग्वेज थी। इससे क्या हो गया, कॉमन मासेस से दूर हो गए। कॉमन मासेस से ये लोग दूर हो गए। ठीक है। तीसरा, इनका स्प्लिट हो गया था हीनयान और महायान में, जिससे वीक हो गया रिलीजन। ठीक है। चौथा, हिंदू हिंदू रिवाइवल हो गया था, रिसर्जेंस हो गया था हिंदुइज्म का। और हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट ले लिए थे। और बुद्ध को खुद को विष्णु का अवतार माना गया था, इसलिए बुद्धिज्म रिवाइवल हो गया। और सम्राट अशोक और बिंबिसार के बाद इनको साइंस रक्षण मिलना बंद हो गया। गुप्ता पीरियड के बाद इनको बंद हो गया था। टर्किश जो इन्वेजन हुआ था, उन्होंने रिच मोनेस्ट्री जो थी, मठ थे, उनको
टारगेट किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए भी डिक्लाइन आ गया। और अर्बन वुलनरेबिलिटी, बुद्धिज्म जो था वो मेनली अर्बन रिलीजन था, शहरी क्षेत्रों में था, तो इसलिए वुलनरेबल भी था, इसीलिए अटैक भी किया गया। ठीक है। अब बुद्धिज्म की अगर हम बात करें मेन हेरिटेज साइट्स, तो हेरिटेज साइट जो बुद्धिज्म की है वो है नालंदा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, महाबोधि टेम्पल और अजंता केव। ये सब मेन बुद्धिज्म की हेरिटेज साइट्स है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कंपैरिजन, अगर सिमिलैरिटी डिफरेंसेस देखें बुद्धिज्म जैनिज्म में, तो वो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। तो इसमें अगर फाउंडर स्टेटस देखें तो महावीर, जैनिज्म के फाउंडर कौन है? महावीर, और 24 तीर्थंकर थे। ठीक है। बुद्धिज्म बात करें तो गौतम बुद्ध थे, और ये फाउंडर थे और फर्स्ट एनलाइटेंड बीइंग थे। ठीक है। वेद और रिचुअल्स की बात करें तो इन्होंने रिजेक्ट की थी अथॉरिटी वेदास की जैनिज्म में, और जो एलाबोरेट रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड होते थे, उसको कंडम किया था, उसको कंडमनेशन किया था। सेम बुद्धिज्म ने किया था, वेद वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था और कंडम किया था वैदिक रिचुअल्स को। वर्ण सिस्टम, जैनिज्म ने कंडम नहीं किया था वर्ण सिस्टम को, क्योंकि वो रीबर्थ की थ्योरी पे बिलीव करते थे। ठीक है। जस्टिफाई बर्थ इन स्पेसिफिक वर्ना बेस्ड ऑन पास्ट, पहले जो तुम्हारे कर्म थे उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा रीबर्थ हो। बट बुद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम जो है उस पर अटैक किया और क्वेश्चन किया था। इन्होंने सारी कास्ट के लिए अपने मठ ओपन किए थे, चाहे वो शूद्र हो, वुमन हो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर जैनिज्म की बात करें तो इन्होंने साल्वेशन के लिए अत्यधिक तपस्या प्रायश्चित का मार्ग बताया था। जैनिज्म ने अत्यधिक तपस्या आप करें, एडवोकेटेड एक्सट्रीम पिनेंस एंड एस्टिसिज्म। ठीक है। फास्टिंग, सेल्फ मोटिफिकेशन, मोनेस्टिक लाइफ इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी। अगर आप कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको स्ट्रिक्ट तपस्या और प्रायश्चित करना पड़ेगा। बट अगर हम यही बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में मिडल पाथ बताया था, मध्य मार्ग। उन्होंने क्या बताया कि भाई जो सीवर एस्टिसिज्म और लग्जरी, भोग तपस्या और तपस्या के बीच का मार्ग बताया था कि उसको फॉलो करो तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अहिंसा की बात करें तो जैनिज्म में अहिंसा मुख्य थीम थी, सेंट्रल थी, क्योंकि वो मानते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसमें जान है, चाहे वो रॉक हो, स्टोन हो, वाटर हो, सब में आत्मा है। ठीक है। और फॉलोअर्स को बोला आप एग्रीकल्चर और वार नहीं करेंगे। ठीक है। बट बुद्धिज्म ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने एम्फासाइज किया था कि अहिंसा का मार्ग आपको अपनाना है, अहिंसा का। ठीक है। इससे क्या होगा, उस टाइम कैटल थी वो बच गई थी, उनको स्लॉटर नहीं किया जाता था। ठीक है। आत्मा की बात करें तो जैनिज्म ने एक्सेप्ट कर लिया था कंसेप्ट कि इंडिविजुअल आत्मा होती है, जीव होता है, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बुद्धिज्म ने रिजेक्ट कर दिया आत्मा का। गॉड और क्रिएटर, ये नॉन थिस्टिक था, क्रिएटर गॉड को रिजेक्ट कर दिया था। बट इन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस माना था, बट जीव से कम माना था। ठीक है। एक व्यक्तिगत जो आत्मा है उससे नीचे रखा था उसको, गॉड का एग्जिस्टेंस बट माना था। ये नॉन थिस्टिक था, इन्होंने बुद्धिज्म ने तो गॉड का एग्जिस्टेंस माना ही नहीं। ठीक है। बात करें लैंग्वेज की, इन्होंने प्राकृत यूज की थी जैनिज्म ने, अर्धमगधी, और इन्होंने पाली लैंग्वेज, बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज थी कॉमन लोगों की। ठीक है। स्प्रेड
ये कहाँ बढ़ा है? लार्जली कन्फाइंड टू इंडिया, वेस्टर्न और साउथर्न रीजन में हुआ था। और बुद्धिज्म जो है आउटसाइड इंडिया भी काफ़ी फैला था और ये वर्ल्ड रिलीजन बन गया था। और जैनिज्म ने बिलीव किया था कि वुमेन्स को मोक्ष नहीं मिल सकता। और जो बुद्धिज्म है उन्होंने वुमेन को एडमिट किया था संघ में, और वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अगर सिमिलैरिटीज की बात करें दोनों की, तो दोनों रिलीजन ने एक्सेप्ट किया था कर्म पे, संसार के और रीबर्थ के। ठीक है, दोनों फाउंडर ही क्षत्रिय थे। उन्होंने जो वर्ल्ड के जो लाइफ थी वो उसको छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। दोनों ने ही संघ, मठ बनाए थे, संघ बनाए थे, मठ की स्थापना की थी बहुत सारी मैन और वुमेन के लिए। और दोनों ने ही अहिंसा का सिद्धांत माना था, नॉन वायलेंस। ठीक है, दोनों ने क्रिएटर गॉड का कोई महत्व नहीं माना। ठीक है, और दोनों ने ही वैश्य कम्युनिटी, जो मर्चेंट कम्युनिटी थी, उनका इनको काफी संरक्षण मिला था। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ये चैप्टर है बुद्धिज्म और जैनिज्म ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यू करने हो, अगर आपको कोई भी एमसीक्यू करने हो, तो हमारी एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पे अवेलेबल है, सूर्या IQ एकेडमी में। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट अटेम्प्ट करके अपना जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो लेवल है वो पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।